So hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, स्पेशली फॉर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, और वो चैप्टर है फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, मैथमेटिकल चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शंस के लिए, फोटो केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फोटो केमिस्ट्री का। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड थर्मल रिएक्शंस एंड लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फोटो केमिस्ट्री। जिनलिए अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ा है उसको हम बोलते हैं थर्मल और डार्क रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड रिएक्शन मीन्स व्हाट, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग। ठीक है, हमने कोई रिएक्टेंट लिया, जैसे सपोज ए बी, किसी के साथ रिएक्ट कराया, मान लीजिए सी के साथ, हम ये कहते हैं कि इसमें एक प्रोडक्ट बनता है, लाइक दैट। ठीक है, मतलब रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं कि हम इसकी काइनेटिक्स को, मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड कैसे टूटता है इसके लिए कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। So the reactions usually carried out in laboratory and whose mechanism and kinetics are studied and where the activation energy is obtained through collisions, ठीक है, are known as thermal reaction. मतलब simply we can say that a chemical reactions which proceeds by thermal energy, जो thermal energy से initiate होगा उसको हम बोलते हैं थर्मल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तक जो हम रिएक्शंस पढ़े हैं जनरली हम उसको बोलते हैं एक वर्ड में थर्मल रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसलिए क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ अब यहाँ हम एक सेकेंड यहाँ से फोटो केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शंस occur directly or indirectly as a consequence of absorption of light radiation, that is known as photon, from visual and ultraviolet radiations are called photochemical reactions। देखिए फोटोकेमिस्ट्री नाम में ये फोटो मतलब होता है फोटॉन और केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल reactions, those chemical reactions which are initiated by photons। photons मतलब light radiation, जो प्लैंक ने अपनी थ्योरी में ये वर्ड दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसलिए यहाँ में डार्क रिएक्शन लिखा है। डार्क का मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होते हैं। तो जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली हम फोटो केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, फोटो केमिस्ट्री डील्स विद फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, सो रिएक्शंस व्हिच ऑकर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बेसिकली सनलाइट। अब उसकी रेंज जो होती है 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। इट में भी विजुअल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इनकी रेंज जो होती है जनरली हम इसको लिखते हैं 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस बेसिकली दो तरह के हो गए, एक थर्मल रिएक्शंस जो थर्मल एनर्जी मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता, वहां हम एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, कोलिजन्स के थ्रू, कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी मैकेनिज्म काइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसको थर्मल या डार्क रिएक्शंस। और दूसरी कैटेगरी रिएक्शन हो गई जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो नाम में ये फोटो मतलब फोटॉन, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, so chemical reactions which are directly or indirectly initiated by, affected by presence of light radiations। ठीक है, ये सिंपल अगर हम आपको याद हो तो ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं H2 प्लस Cl2, यहाँ में लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू या सन लाइट। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलता है। क्लियर, चलिए अब हमें यहाँ में क्या पढ़ना है, फोटो केमिस्ट्री। तो फोटो केमिस्ट्री को क्या डिफाइन करेंगे, सो दस द फोटो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद
स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑन केमिकल रिएक्शन, सीधा सीधा। ठीक है, so photochemistry में the branch of chemistry which deals with the effect of radiant energy on chemical reactions, the rate and mechanism by which the reactions are either initiated or affected by ultraviolet and visible radiations। रेंज इनकी क्या होती है 2000 to 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फोटोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ में तीन वर्ड आ गया, थर्मल रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड देन फोटो केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब थर्मल रिएक्शन भी है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी है, तो बेसिकली दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट यहाँ में डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, दोनों में डिफरेंस बताइए। फर्स्ट चलिए थर्मल रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, द रिएक्शंस व्हिच आर इनिशिएटेड बाय कोलिजन्स अमॉन्ग्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्मल, थर्मल मींस टेम्परेचर, आर कॉल्ड थर्मल reactions। What are thermal reactions? The thermal reactions मतलब the reactions which are initiated by collisions among reactant molecules, collision theory, and influenced by temperature। Arrhenius equations temperature coefficient 10 डिग्री बढ़ाने से generally double to triple। ठीक है, while photochemical reactions so they are initiated or influenced by the action of light radiations in the presence of light radiation। ठीक है, यहाँ में light radiations का कोई रोल नहीं है। सेकेंड, these reactions involve absorption और emission of heat, जिसको एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, it involves absorption of light while photochemical reactions involves absorption of light or radiation ranging from 2000 to 8000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो जनरली ये 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज में आते हैं। It is always accompanied by decrease in Gibbs free energy delta G। तो ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि डेल्टा G must be negative for a spontaneous process। ठीक है, so thermal reactions or dark reactions are spontaneous in nature when decrease in Gibbs free energy delta G is negative। It can even proceed, मतलब photochemical reactions can even proceed with increase in free energy change delta G may be positive, that is it may also be non-spontaneous in nature thermodynamically। ठीक है, fourth, the temperature coefficient is generally high for thermal reactions, ये ज्यादा होता है। for is 10 degree rise in temperature, 10 degree Celsius rise in temperature, हम क्या लिखते हैं, rate constant becomes, ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, rate constant becomes 2 to 3 times। So 35 degree Celsius divided by 25, this is known as temperature coefficient 2 to 3, double to triple। The temperature coefficient is very low for photochemical reactions, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ में ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, थर्मल रिएक्शंस आर सिंपल इन नेचर, ये सिंपल होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। Thermal reactions is accompanied by release of energy in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 5 calorie per mole, मतलब इनमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा रिलीज होती है। Photochemical reaction is accompanied by release of energy in the range of 23 to 230 kilocalorie per mole। ठीक है, इनका रेंज 10 to the power 4 to 10 to the power 5 कैलोरी है, इनका जनरली 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, तो सिंपली अगर हमसे कहें थर्मल रिएक्शन कहने का मतलब दिमाग में क्या आ रहा है कि विच आर इनिशिएटेड बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय, थर्मल मींस टेम्परेचर, होते कैसे हैं, इनिशिएटेड बाय कोलिजन्स अमॉन्ग रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या कहेंगे, तो इनिशिएटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट रेडिएशन, फोटो मींस फोटॉन। ठीक है, और लाइट रेडिएशन या फोटॉन भी आप लिख सकते हैं। इनमें क्या होती है, इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ हीट, थर्मल है तो हीट आएगा। यहाँ में क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन फ्रॉम 2000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। इनका लिए डेल्टा जी मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होंगे। यहाँ में इवन प्रोसीड विद इंक्रीज इन
फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी में बी पॉजिटिव, मतलब ये जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। ये सिंपल होते हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5। इनमें 23 से 230 किलो कैलोरी पर, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। So basically there are two laws of photochemistry. So these are, first one is known as Grothus-Draper law and second one is Stark-Einstein law. तो Grothus-Draper law को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसके पहले इस रूल को लॉ को डिस्कस करने से पहले एक वर्ड हम कहें कि जैसे सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस पे हम अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट फोटॉन डाल रहे हैं, ठीक है, तो जो इंसिडेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं I0। अब यहाँ से तीन फिनोमेना होता है, ये या तो लाइट को थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा ट्रांसमिटेड करेगा, ट्रांसमिशन होगा। बट जनरली रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, 5% के आसपास होता है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो I0 मतलब इंसिडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसको हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट प्लस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ वगैरह, तो वहाँ में मोस्टली हमको यही चीज मिलेगा, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस पे, मटेरियल पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इसमें तीन होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है और यह एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। बट रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, नियरली अबाउट 5% होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हम लिखेंगे इंसिडेंट इक्वल टू एब्जॉर्ब प्लस ट्रांसमिटेड, ठीक है। जस्ट बेसिक, सबसे बेसिक लॉज है ये ग्रोथस-ड्रैपर लॉ, इसलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ठीक है, अब बेसिक हमने क्या पढ़ा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या था कि दोज रिएक्शंस व्हिच आर इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन। तो ये लॉ हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली दोज रेडिएशंस व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टिंग सिस्टम कैन बी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज, ठीक है। मतलब कि हमने किसी सिस्टम पे किसी रिएक्शन में जैसे सपोज लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सब्सटेंस पे कोई लाइट हमने डाला, वो एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब किया, जितना लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया वही लाइट इफेक्टिव होगा हमें केमिकल चेंज देने में या केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। जो लाइट ट्रांसमिट हो गई या रिफ्लेक्टेड हो गई वो केमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है। So in other words, when light radiations fall on a substance, only the fraction of incident light which is absorbed can bring about a chemical change, whereas reflected and transmitted light do not produce any chemical change, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लीजिए हमने इसमें 10 किलो कैलोरी का इंटेंसिटी का लाइट दिया, 10 किलो जूल की लाइट दी, इसमें से कुछ मान लीजिए 2 किलो कैलोरी रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, 6 किलो मान लेते हैं यहाँ से 6 किलो कैलोरी ये एब्जॉर्ब किया और बाकी कितना बचेगा, 2 किलो कैलोरी ये ट्रांसमिटेड किया, ठीक है। तो टोटल जो इफेक्टिव कितना होगा, 6 किलो कैलोरी। ये लाइट जो एब्जॉर्ब होगी इस इंटेंसिटी का वही हमें केमिकल चेंज देगा, वही हमें प्रोडक्ट बनाएगा। बाकी जो लाइट है 2 किलो कैलोरी और 2 दैट इज 4 किलो कैलोरी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। सो ग्रोथस-ड्रैपर लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में क्या बताता है कि ओनली दोज रेडिएशंस व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टिंग सिस्टम आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज, ठीक है, क्लियर। तो सिंपली ये है कि जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इंटेंसिटी जितनी वो एब्जॉर्ब करेगा उतने ही प्रोडक्ट बनाएगा। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट डू नॉट प्रोड्यूस एनी केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन या प्रोडक्ट हमें नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसका लिमिटेशन था, तो लिमिटेशन ये था कि ये इज प्योरली क्वालिटेटिव,
इसने सिर्फ यही कहा चलो ठीक है, अगर आप लाइट डालेंगे तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतने ही हमें केमिकल चेंज देगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट से हमें केमिकल चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस ला इज प्योरली क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव and does not provide any relationship between amount of light absorbed by a system and the number of molecules which have reacted। इसमें कोई रिलेशन नहीं बताया कि कितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट बनेगा, कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इन्होंने सिर्फ यही कहा था, क्वालिटेटिव का मतलब है कि सिर्फ यही कहा था कि जो एब्जॉर्ब है वही हमें इफेक्टिव है, वही हमें प्रोडक्ट बनाएगा, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना, बट कितना अमाउंट एब्जॉर्ब करने से कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किया, कितना प्रोडक्ट बना, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी आइडिया नहीं दिया था। ठीक है, so limitations of Groth's-Draper law, this is purely qualitative, number one, and number two, it does not provide any relationship between amount of light absorbed by system and the number of molecules which have reacted। कितना रिएक्ट करेगा, कितना मॉलिक्यूल्स, कितना लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसमें कोई रिलेशन उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, इसलिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ी एंड दैट इज नोन एज स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ठीक है, क्लियर। सेकेंड, स्टार्क आइंस्टीन लॉ और फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, J. Stark in 1909 and Albert Einstein in 1912 proposed the second law of photochemistry, which is also known as law of photochemical equivalence. According to this law, every atom or a molecule taking part in a photochemical reaction absorbs one quantum of the radiation to which the substance is exposed। जो वहां लिमिटेशन था ग्रेथस ड्रैपर लॉ का कि उन्होंने रिलेशन नहीं बताया था, तो उन लोगों उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया स्टार्क एंड आइंस्टीन ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि चलो कोई भी अगर किसी सिस्टम पे अगर हम लाइट डाल रहे हैं, तो जैसे सपोज किसी सब्सटेंस पे अगर हम लाइट डाल रहे हैं, इंसिडेंट लाइट दे रहे हैं, I0 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें एटम और मॉलिक्यूल जो होंगे, जो इस टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो इसमें इन्वॉल्व है, वो कितना एब्जॉर्ब करेगा। सो एक एटम और वन molecule can absorb one quanta। तो रेशियो उन्होंने बता दिया कि एक मॉलिक्यूल एक एटम कितने को एब्जॉर्ब करेगा, वन क्वांटा। ठीक है, सो इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शंस वन क्वांटम ऑफ एक्टिव लाइट और फोटॉन इज एब्जॉर्ब पर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस व्हिच डिसअपियर मतलब वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया या ब्रिंग्स आउट द केमिकल चेंज। ठीक है, इन्होंने वो रिलेशनशिप सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री दैट इज स्टार्क आइंस्टीन लॉ में हमको मिल गया। तो जो भी एटम है, मॉलिक्यूल है, एक क्वांटम को वो एब्जॉर्ब करेगा और वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, केमिकल चेंज में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन करते हैं आइंस्टीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय वन मोल ऑफ फोटॉन or the energy absorbed by one mole of reacting molecules is called one Einstein। तो आइंस्टीन के नाम पे, उनके ऑनर में एक वर्ड डिफाइन कर दिया गया आइंस्टीन। आइंस्टीन का मतलब क्या है कि वन मोल ऑफ फोटॉन की जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं वन आइंस्टीन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है कि चलो जो मॉलिक्यूल्स अगर किसी सब्सटेंस पे अगर हम कोई फोटॉन डाल रहे हैं, तो उसमें जो एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, जो इस टेकिंग पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, वन क्वांटम। वन क्वांटम एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो दो क्वांटा लेगा, 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 क्वांटा। ठीक है, अगर वन मोल है तो वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर, तो कितनी एनर्जी लेगा, तो उसी को नाम दिया गया वन आइंस्टीन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसमें कुछ मैथमेटिकल्स यहाँ से, तो देखिए हम ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो एनर्जी क्या लिखते हैं, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, इसको क्या लिखते हैं, एच न्यू। एच इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एच सी बाई
लैम्डा। देखिए न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, मतलब वेवलेंथ देगा तो हमें क्या पूछेगा, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा वन फोटॉन मैक्स प्लैंक थ्योरी E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। और न्यू को क्या बोलते हैं, न्यू इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये कितना लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमसे एनर्जी ऑफ वन क्वांटा अगर पूछेगा, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, वन क्वांटम, बोलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तब हमको क्या निकालना है, बेसिकली E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। बट एनर्जी ऑफ, मतलब वन आइंस्टीन, अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि वन आइंस्टीन की एनर्जी निकालिए, तो वन आइंस्टीन की एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वन मोल, दैट इज एवोगाद्रो नंबर, और एक मॉलिक्यूल की कितनी हो गई, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो आइंस्टीन वर्ड में क्या करना है, हमें एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कुछ यूनिट का एनर्जी है, तो पहला हमें अर्ग में पूछ सकता है, अर्ग बोलते हैं ना जिसको CGS, अर्ग में पूछेगा। जब हमें एनर्जी अर्ग में निकालना होगा तो H की वैल्यू क्या लेंगे, 6.626 बोलिए 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेवलेंथ को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। वेवलेंथ जनरली हमें एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर, और 1 मीटर का मतलब कितना होता है 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। अगर वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में लिखा है, तो नैनो का मतलब -9 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसके एनर्जी अर्ग में पूछेगा, तो प्लांक कांस्टेंट को भी अर्ग में लेना होगा, तो 10⁻27 आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हमें सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, तो 8 की जगह 10 आ जाएगा। वेवलेंथ हमें सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। चलिए, अगर इसी एनर्जी को हमसे जूल में पूछेगा, तब प्लांक कांस्टेंट कितना लेंगे, तो एज यूजुअल 6.626 बोलिए 10⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या लेंगे, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ को किस में लेंगे, तो ये हमें एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, तो मीटर लेंगे, नो प्रॉब्लम। नैनो लिखा रहेगा तो किस में लेंगे, -9 मीटर। चलिए, अगर पीको मीटर लिखा है तब क्या लेंगे, तो -12 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर ये, अब जैसे सपोज मान लीजिए कैलोरी में निकालना हो, तब तो कैलोरी में निकालना होगा, तब हम कन्वर्जन क्या यूज करेंगे, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 10⁻7 आर्क्स। तो आर्क्स में निकाल लिया, एंड देन उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, दूसरा एक एनर्जी की यूनिट दे देता है हमें क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 23060 कैलोरी। तो आपने कैलोरी में निकाल लिया, उसको फिर इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस में हमें लिखा रहेगा कि अर्ग में निकालना है, तो फिर हम अर्ग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है। तो अगर हमसे अर्ग में पूछेगा, तब फिर हम क्या करेंगे, प्लांक कांस्टेंट को 6.626 10⁻27 अर्ग सेकेंड लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या लेंगे, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंगे। वेवलेंथ को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। जूल में पूछेगा तो एज यूजुअल
फिर अर्ग से अगर हमसे कैलोरी पूछता है तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमें कैलोरी में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो आप यहाँ में, अब इसको किलो कैलोरी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर कैलोरी से जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं 4.184 से, ठीक है। तो ये एनर्जी का सिंपली कन्वर्जन है। क्लियर? चलिए अब इसको क्लियर करते हैं और बाय टेकिंग सम सॉल्व एग्जाम्पल। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ में कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन अर्ग्स calories and electron volt if ultraviolet light of wavelength 2000 angstrom is absorbed per mole। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए एच सी बाई लैम्डा, ये ना। बट क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा है पर मोल। पर मोल को हम क्या बोलते थे? एनर्जी एब्जॉर्ब बाई पर मोल ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज आइंस्टीन। इसको बोलते हैं आइंस्टीन। वन आइंस्टीन इज एनर्जी एब्जॉर्ब बाई पर मोल, दैट इज एवोगाद्रो नंबर। तो ये हमने जो फॉर्मूला लिखा ए इक्वल टू एच बाई लेम्डा, ये किसके लिए था? वन मॉलिक्यूल के लिए था। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? आइंस्टीन निकालना है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में हमें ये आइंस्टीन वर्ड लिख के देता है, इसलिए हम यहाँ में क्या लेंगे? डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। नंबर ऑफ, अब पहला हम निकाल रहे हैं यहाँ पे अर्ग में। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो पीछे जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया आपको अर्ग में। तो बोलिए एवोगाद्रो नंबर, तो नो प्रॉब्लम 6.023 10 टू द पावर 23। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर, अब अर्ग में क्या लेंगे? -27 जूल अर्ग सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या लेंगे? सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, बोलिए वेवलेंथ को क्या लेंगे? सेंटीमीटर। कितना लिखा है? 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10, और -10 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। यहाँ लिखा था ना 10 टू द पावर -8, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। क्लियर? तो अर्ग में निकालना था। अगर ये जूल में निकालना होता तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? -34 लेते हैं, यहाँ में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लेते, और यहाँ पे 10 टू द पावर -10 लेते। अब अर्ग में निकालना है तो नो प्रॉब्लम। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इसको पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए, देन 10 के पावर को, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3, इसमें से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5, ऊपर जाएगा तो प्लस 23 प्लस 10 12 33, और यहाँ से 5 32, ठीक है। और बस नंबर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हमको किस में निकालना है? कैलोरी में। तो 1 कैलोरी इक्वल टू, हमने क्या लिखा था? 4.184 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे अर्ग निकाल लीजिए। अब ये सॉल्व करके आपको कितना आएगा आंसर हमें बता दीजिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके इसको वेरीफाई करिएगा इसका आंसर कितना आपको मिला। तो इसका आंसर 5.98 इंटू 10 टू द पावर 12 अर्ग पर मोल, ठीक है। अब ये अर्ग में है, निकल गया ऊपर। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? कैलोरी में। तो कन्वर्जन फैक्टर इज दिस वन। तो जो आपको यहाँ में मिला है डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। अब ये सॉल्व करके आप बता दीजिए कैलोरी में कितना मिलेगा। और थर्ड पार्ट में क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 23060 कैलोरी। तो जो यहाँ में आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे 23060 से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें अर्ग नहीं लिखा होता तो अब हम जनरली जूल में निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो जस्ट फॉर्मूले में रख के आपको सॉल्व कर देना है। तो आप सॉल्व करके वैल्यू रख के देखिए कितना आपको मिल रहा है, क्योंकि ये वैल्यू बदल देगा। 1000 की दे देगा, 8000 दे देगा, 3000 दे देगा। सो व्हाट आर द वेवलेंथ इज गिवन, हमारा प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा अगर हम सिंपल करें, बट वहां में हमें याद रखना पड़ेगा।
तो ठीक है, अगर हमें मान लीजिए अर्ग में निकालना है तो अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो एवोगाद्रो नंबर कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये तो बदल नहीं सकता। अब ये कितना कांस्टेंट है, 6.6 और 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। प्लांक कांस्टेंट कितना लेंगे, 6.626 10 टू द पावर -27। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना लेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा यहाँ से, अर्ग डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो हमें क्वेश्चन में क्या बदलेगा, सिर्फ वेवलेंथ बदलेगा। इसको हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। अब अगर हम इस सब को रख के सॉल्व करें तो ऊपर से देखिए क्या मिलेगा, 10 और 23 कितना हो गया, 33। 33 में से 27 निकल गया तो कितना बचेगा, बोलिए 33 में से 27 निकल गया तो कितना बचेगा, 6। 6 को इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करिए तो एक जनरल हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1.198 इंटू 10 टू द पावर, कितना आएगा, इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा, बट ये अर्ग पर मोल में आएगा। तो ये तो नहीं कहेंगे कि याद करना है, बट आप कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर हम मेमोराइज रखें तो, क्योंकि हमें सिर्फ वेवलेंथ ही बदलेगा। एवोगाद्रो नंबर तो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो बदलेगा क्या, ई। ठीक है, और दोनों में रिलेशन क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये प्लांक थ्योरी में भी पढ़ते हैं, इज 1/लैम्डा। लैम्डा अगर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी घटेगा, वेवलेंथ अगर कम है तो मोस्ट एनर्जेटिक। ठीक है, तो जो वेवलेंथ देगा वो हमें यहाँ में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स, आप डायरेक्टली फॉर्मूले में रख के सॉल्व करिए या आप मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो सो फार सो गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स पर क्वांटम पर आइंस्टीन फॉर रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ हमको जूल में निकालना है, तो फर्स्ट किसके लिए निकालना है, पर क्वांटम। बोलिए पर क्वांटम के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ हमें प्लांक कांस्टेंट कितना लेंगे, एज यूजुअल, क्योंकि हमें जूल में ही निकालना है तो -34। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितने आएगा, 1000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब इसी को सॉल्व करना है, चलिए यहाँ से कितना मिलेगा, 1 2 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ में कितना आएगा, -7। -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8 प्लस कितना हो गया, 15, और ऊपर में कितना है, -34 इंटू 10 टू द पावर 15, माइनस करिए कितना आएगा, ये हो गया 9। ठीक है, ये हो गया 1, 10 टू द पावर -19, 10 का पावर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 6 3 जा 18, कैरी 1, और ये हो गया 19 इंटू 10 टू द पावर -19, तो किसमें मिल गया, जूल। ठीक है, आ जाएगा, तो 19.878 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल में हमको मिल गया। ठीक है, तो ये आ गया हमें पर क्वांटम के लिए। सेकंड क्या लिखा है, आइंस्टीन। तो पर आइंस्टीन का मतलब क्या था, बोलिए पर आइंस्टीन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए एस सी वाई लैम्डा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जैसे हमें एवोगाद्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, ये वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। अगर सिर्फ हमें आइंस्टीन पूछा होता तब हम पूरा फॉर्मूले में
रख देते तो ये जूल पर मोल में आ जाएगा। या पीछे मैंने आपको बताया था कि लैम्डा डायरेक्ट फार्मूला 1.198 से डायरेक्टली हम भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे क्वांटम नहीं पूछा होता तब तो हमको पूरा रख के सॉल्व करना पड़ता, बट ऑलरेडी हम यहाँ पे पर क्वांटम निकाल चुके हैं तो सीधा सीधा एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आरजीओ एग्जाम में पूछे गए हैं। थर्ड, calculate the energy of one Einstein of radiations of wavelength 2537 एंगस्ट्रॉम। बताएगा, अब यहाँ में सिर्फ हमको वन आइंस्टीन का पूछा है, तो एनर्जी ऑफ वन आइंस्टीन इक्वल टू, बोलिए क्या लिखेंगे, एन ए एच सी बाई लैम्डा, रख दीजिए। तो 6.023 10 टू द पावर 23, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर माइनस 34, velocity of light 3 into 10 to the power 8 divided by wavelength, किसमें लेंगे 2537 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 to the power minus 10 मीटर। अब इसी को सॉल्व करके आंसर आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं प्रोसीजर को एक बार समझना है, एक बार न्यूमेरिकल लगाना है, नेक्स्ट टाइम आपको बस। ठीक है, क्लियर? तो इसका कितना आंसर आएगा आप सॉल्व करके हमें बता दीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आरजीओ एग्जाम में पूछे गए हैं या वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वांटम एनर्जी एंड आइंस्टीन फॉर 500 नैनोमीटर रेडिएशन। 500 नैनोमीटर, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ में हमसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए फ्रीक्वेंसी को क्या डिफाइन करते हैं, c बाई लैम्डा। c की जगह पे क्या आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितना दिया है 500 नैनो, नैनो का मतलब -9 मीटर, इसमें कितना आता है मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा पर सेकेंड, तो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, कुछ करना नहीं है, क्वांटम एनर्जी। क्वांटम एनर्जी की बात करेंगे पर क्वांटम के लिए तो क्या लेंगे एच सी बाई लैम्डा। या देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ऊपर हमने निकाल लिया ना, न्यू निकाल चुके हैं, फिर हमें सी बाई लैम्डा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्लांक कांस्टेंट से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पता है, तो रख के सॉल्व कर दीजिए। थर्ड, इसके लिए निकालना है पर आइंस्टीन। बोलिए पर आइंस्टीन के लिए क्या करेंगे, इसमें के लिए फॉर्मूला क्या था, एनर्जी फॉर वन आइंस्टीन के लिए तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 टू द पावर 23, और एस सी बाई लेमडा ऑलरेडी हम यहाँ में निकाल चुके हैं, तो जो पर क्वांटम की एनर्जी आएगी उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दिया हुआ ऑलरेडी आपको, जो डिस्कस किया है उसी पे बेस्ट है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हमें परफेक्शन मिलेगा। सो सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद वन फोटॉन वन आइंस्टीन, सिर्फ वैल्यू बदल दिया है, तो जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था वहाँ 2000, यहाँ में क्या है 8000, बाकी प्रोसीजर हमारा सेम है। ठीक, एनर्जी हमें लिखा है जूल में निकालना है कि अर्ग में निकालना नहीं लिखा है, तो जनरली हम इसको जूल में निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन आइंस्टीन फॉर लाइट हैविंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम। वन आइंस्टीन का सिर्फ निकालना है तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, दैट इज एवोगाड्रो नंबर एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो डायरेक्टली हमको वन आइंस्टीन का मिल जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 360 नैनोमीटर। अब फोटॉन का निकालना है तब क्या फॉर्मूला लेंगे एच सी बाई लैम्डा, ये एनर्जी ऑफ वन क्वांटम वन फोटॉन। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इसको सॉल्व करके, ये आपका होमवर्क है, सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम है, आपको ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया, इसके लिए बेटर है कि आप इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद। तो बेस्ट ऑन दोज एग्जाम्पल्स यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। और इसका आंसर हमें बता दीजिए, ठीक है। तो ये था आज का फोटो केमिस्ट्री, हमने स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नो डाउट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, बट अभी हम फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। तो इसका बेसिक्स पढ़ा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, थर्मल रिएक्शंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, वहां में पढ़ेंगे लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ, ठीक है। फिर बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ कंबाइन करके वहां से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईआईटी जेम में, एसआईआर गेट में, नेट में, ठीक है। एंड देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, क्वांटम फील्ड पढ़ेंगे, वहां से न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, कर सकते हैं, फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस एंड जिम्नॉस्की, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।